नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है कोटा से, जहां डर्टी प्रोफेसर के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी प्रोफेसर शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज हुआ है। सालों पहले भी एक सहायक प्रोफेसर के साथ इसने छेड़छाड़ की थी। प्रोफेसर के खिलाफ एसआईटी पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, लगातार रोज एक नया खुलासा डर्टी प्रोफेसर को लेकर। देखिए, एक सहायक प्रोफेसर, जो महिला सहायक प्रोफेसर ने गंभीर धाराओं में अब दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि एक बार 2 बार नहीं बल्कि करीब 1 दशक से ये जो है प्रोफेसर उनको परेशान करता था और इनकी जानकारी न केवल दूसरे प्रोफेसर और अन्य स्टाफ को थी बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में ही वीसी तक को इनकी जानकारी दी गई थी, शिकायत दी गई थी। थाने तक यह मामला पहुंचा था। दादाबाड़ी थाने में जब मामला पहुंचा तो वहां उनको धमकी दी गई थी और पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाने दिया गया, क्योंकि जो है सरकारी नौकरी का हवाला देते हुए नुकसान होने की धमकी देकर मामला दर्ज करवाने से फिर से वहां एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रोका गया। और अब जो है लगातार जब चौंकाने वाले खुलासे इस प्रोफेसर के खिलाफ हो रहे हैं और जब उनको जेल भेज दिया गया, तब ये कहा जा सकता कि ये जो है अब खुलकर जो न केवल छात्राएं बल्कि अब शिक्षिकाएं भी आ रही है। फिलहाल 384, 385, 354 क सहित अन्य कई गंभीर धाराओं में छेड़छाड़, प्रताड़ित करने और धमकी देने सहित कई गंभीर धाराओं में दादाबाड़ी थाने में शिक्षिका ने पहुंचकर इन प्रोफेसर की काली करतूत का जो है काला चिट्टा खोला। और मानकर चलें अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं, मानकर चलें कुछ और छात्राएं, कुछ और शिक्षिकाएं सामने आ सकती हैं। निश्चित रूप से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और लगातार इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हो रहे हैं, इस आधार पर यह माना जा सकता है कि कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्राएं और कुछ शिक्षिकाएं नहीं बल्कि, क्योंकि इस महिला संविदा कर्मी पहले ही एक अन्य प्रोफेसर के खिलाफ आ चुकी है, अब ये कहा जा सकता है कि इस काली करतूत का और चिट्टा खोलने के लिए और कोई तैयार हो सकता है। हालांकि लोक लाज के भय से कुछ छात्राएं और शिक्षिकाएं पहले आ रही थी, कुछ महिलाएं नहीं आ रही थी, लेकिन अब लगातार जब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उनका हौसला अफजाई हो रही है और दादाबाड़ी थाने पहुंचकर ये मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बता दें कि ये मामला अब गंभीर सवाल पुलिस भी खड़े हो रहे हैं कि जब उस समय मामला दर्ज करने की जब नौबत आई तो इस तरह से गंभीर मामले में भी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वीसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये मामला कोई सामान्य नहीं था कि उन दोनों के बीच तक ही था, ये मामला थाने तक पहुंचा था, वीसी तक पहुंचा था, यूनिवर्सिटी परिसर में इसका हड़कंप मचा हुआ था, कई लोगों के बीच में ये मामला गया था। अब जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, उनका एक राजीव गुप्ता और एक अन्य जो स्टाफ है, एक महिला है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। यानी कि प्रोफेसर सहित 4 लोगों के खिलाफ दादाबाड़ी थाने में इस सहायक प्रोफेसर ने, महिला सहायक प्रोफेसर ने मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच को जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, माना जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे और कई छात्राएं ही नहीं बल्कि कई और स्टाफ के लोग भी इस शिकंजे में फंसे जा सकते हैं। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। मामला दर्ज ना करना, एफआईआर ना लिखना, मामले को टाल देना, टालमटोल करना, ये उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा बन चुका है और राजस्थान पुलिस तो अब मशहूर हो गई है पूरे देश में इस मामले को लेकर। तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है ओम प्रकाश उनके लिए। लेकिन मुझे बताइए, अब जो प्रोफेसर सामने आई हैं, ये क्या आरटीयू से संबंध रखते हैं या फिर ये डर्टी प्रोफेसर पहले जिस कॉलेज में कार्यरत था, जिस यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, वहां से इनका संबंध है? और जिस कॉलेज में पहले कार्यरत था ये प्रोफेसर, क्या वहां से भी कुछ और लोग सामने आ रहे हैं, कुछ और टीचर्स या स्टूडेंट सामने आ रहे हैं इसके खिलाफ? देखिए, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये तो कहा जा सकता है कि लोक लाज के वजह से जो बीत चुका है, जो घटनाएं घट चुकी है, ज्यादातर एसआईटी की टीम जो अपील करने के बाद भी कुछ लोग तो अभी तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं और लगातार पीड़िताएं जब अपील का कुछ असर पड़ रहा है और सामने आ रही है और जिस
ये सहायक प्रोफेसर की बात की जा रही है जिन्होंने मामला दर्ज करवाया। ये इसी आरटीयू को परिसर की ही सहायक प्रोफेसर है। महिला सहायक प्रोफेसर जब से ये ड्यूटी पे वहां तैनात हुई है, अलग अलग तरह से मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके मकान कमरे तक में ये प्रोफेसर घुस गया था और इनको गाली गलौज की धमकी दी। न केवल यहाँ बल्कि थाने तक में धमकी दी। वीसी तक मामला पहुंचने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। और इनको जो सरकारी जो क्वार्टर अलॉट किया जाता था उनको भी इन्होंने अलग थलग ये मामला कब का है जब ये महिला प्रोफेसर शिकायत दर्ज करवाने गई थी, और उस वक्त ड्यूटी पर कौन तैनात था, ये कुछ साफ हो पाया? क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? जी, अब तक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। हालांकि ये मामला न केवल वार्डन, न केवल स्टाफ, न केवल सहायक स्टाफ को बल्कि पुलिस तक, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि पहुंच चुका था। लेकिन उस समय इस मामले को रफा दफा कर दिया गया, दबा दिया गया और इनके खिलाफ धमकी देकर कार्रवाई नहीं कर। मेरा सवाल यही था ओम प्रकाश, जिन पुलिस कर्मियों ने मामला रफा दफा किया, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? अब ये एसआईटी की टीम पूरे मामले की, इस मामले में भी जांच करने की बात करी, लेकिन मामला ही दर्ज नहीं करवाया गया। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर चूरू से है, जहां वार्ड नंबर 25 और 30 के बीच इलाके में सोमवार देर शाम एक लड़के की पिटाई के बाद 2 गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में अभी तक एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अभी मौके पर स्थिति नियंत्रण में, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रही है। वहीं इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चूरू से खबर है, एक युवक की पिटाई के बाद 2 गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। 3 तस्वीरें इस पत्थरबाजी के बाद की। चूरू में 2 गुटों में विवाद, पत्थरबाजी, इसके बाद पुलिस बल मौके पर मोर्चा संभाल लिया और उपद्रवियों की तलाश की गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस जाब्ता तैनात है मौके पर। दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। 3 तस्वीरें इस विवाद के बाद, इस पत्थरबाजी के बाद की। चूरू से खबर है, पिटाई के बाद एक युवक की पिटाई की गई और उसके बाद पत्थरबाजी, जमकर पत्थरबाजी। एक व्यक्ति घायल हुआ है इस पत्थरबाजी में, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और अब निगहबानी इस पूरे इलाके की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है। दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, सूर्य नगरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना मामले से जुड़ी। रेल मार्ग पर यातायात अब सुचारू हो गया है। राजकीयवास बोमाद्रा रेल मार्ग को ठीक कर दिया है, दुरुस्त कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने पटरी को दुरुस्त कर दिया है। लाइट इंजन नंबर 12839 चलाकर ट्रैक का ट्रायल किया गया। घटनास्थल से पहले मालगाड़ी गुजारकर भी निरीक्षण किया गया। रेलखंड को रात 11:49 पर लाइन क्लियर दे दिया गया, यानी रास्ता साफ है। ये रेलखंड को इसका सिग्नल दे दिया गया। जोधपुर मंडल ने रेलवे पटरी को दुरुस्त किया। राजकीयवास बोमाद्रा रेल मार्ग को अब ठीक कर दिया गया है। रेल मार्ग सुचारू हो गया है। जोधपुर से बड़ी खबर है, सूर्यनगरी एक्सप्रेस दुर्घटना के मामले के बाद इस रेल मार्ग को अब सुचारू कर दिया गया है। लाइट इंजन नंबर 12839 चलाकर ट्रैक का ट्रायल किया गया। घटनास्थल से पहले मालगाड़ी को यहां से निकालकर भी निरीक्षण किया गया। टोंक जिले की लांबा हरी सिंह थाना इलाके में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यहां बाइक पर 2 कट्टों में भरकर ले जाया जा रहा 28 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख आरोपी बाइक को मौके से छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई करते हुए पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी बाइक को छोड़कर मौके से फरार। 28 किलो डोडा पोस्त यहां से जब्त किया गया है। और अब बात कोटा की, जहां के पंचवटी कॉलोनी में बेहोश मिली कॉलेज छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा अपने घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली थी। मृतका स्वाति सिंह पंचवटी की निवासी थी। परिजनों ने बताया कि स्वाति की तबीयत खराब नहीं थी, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में ही मौत के कारण सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बाथरूम में दिन में 1 बजे करीब नहाने गई थी। 1-1.5 घंटे में नहीं निकली तो इसकी माँ ने आवाज़ लगाई, उसमें आवाज़ नहीं आई तो परिजनों ने गेट तोड़ के देखा तो बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। परिजन हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिलाओं के लिए जॉब के साथ बच्चों को संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में कुछ महिलाएं जॉब तक छोड़ देती हैं, पर ऐसे में अगर ऑफिसेज में डे केयर सेंटर हो तो महिलाओं की समस्या का समाधान पल भर में हो जाता है। जी हां, राजस्थान सरकार के दफ्तरों में डे केयर सेंटर की सुविधा है, जहां बच्चों की देखरेख वेल ट्रेन्ड ट्रेनर्स के द्वारा की जाती है। डे केयर सेंटर की सुविधा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है, जहां बच्चों की सोने, खाने पीने, पढ़ने और टॉयज की व्यवस्थाएं हैं, जहां बच्चे अपना पूरा दिन आराम से बिता सकते हैं। डे केयर सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला होता है। यहाँ मैम 9 बजे से और 6 बजे तक का ऑफिस खुलता है और यहाँ 3200 चार्जेस है। हाफ मंथली चार्जेस 2500 है और सेक्रेटरीट में भी खुला हुआ है हमारे यहाँ, और इधर विद्युत भवन भी खुला हुआ है और आरपीएम में भी खुला हुआ है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ जैसे हम लोग खाना भी देते हैं, उनको ब्रेकफास्ट भी देते हैं और शाम को दूध वगैरह, फ्रूट वगैरह भी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पूरे सत्र का अवलोकन करेंगे। कोविड महामारी की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद यहां इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में बेंगलुरु में किया गया था। आईएससी का 5 दिवसीय 108वां सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में होगा और करीब 2 दशकों में शायद पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते इस आयोजन में वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। विज्ञान तकनीक पर चर्चा की जाएगी और पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पूरे सत्र का अवलोकन प्रधानमंत्री करेंगे। कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। 2020 में बेंगलुरु में इससे पहले इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2020 में, और अब इसके बाद कोविड महामारी, तो अब 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। आईएससी का 5 दिवसीय 108वां सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में होगा। प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते इस आयोजन में वर्चुअली शामिल होंगे। ये ऐसा भी बताया जा रहा है पहली बार होगा दशकों में जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया जाएगा। 2 साल के बाद इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय प्रदेश दौरा आज से। वायुसेना के विशेष विमान से आज द्रौपदी मुर्मू जयपुर आएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रपति अमर जवान ज्योति आएंगी और यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। मंगलवार सुबह 10:20 पर जयपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी आज सुबह 10:20 पर
ठीक 3 घंटे बाद जयपुर पहुंचेंगी। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर आएंगी। एयरपोर्ट के स्ट्रेट हैंगर पर राष्ट्रपति का विमान उतरेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें रिसीव करने पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे अमर जवान ज्योति जाएंगे और यहां से राजभवन। आबू रोड सिरोही भी जाने का कार्यक्रम। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब 2 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आ रही हैं। 3 जनवरी 2023 को 3 तारीख को आज माउंट आबू आ रही हैं। यहाँ वे ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित शांतिवन में आज़ादी से अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय प्रदेश दौरा। वायुसेना के विशेष विमान से आ जाएंगी जयपुर। बात अब ठंड के कहर की। ठंड प्रचंड है, प्रदेश भर में शीतलहर का कहर जारी है। लोग हलकान हैं, परेशान हैं, बचने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में कोहरे ने और ज्यादा ठिठुरन बढ़ा दी है। सीवियर कोल्ड वेव का दौर मौसम विभाग ने कह दिया है कि ये दौर आगे भी जारी रहेगा। तो सर्दी के कारण लोग परेशान, अलाव का सहारा, गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोहरे ने तो और ज्यादा मुश्किल लोगों की बढ़ा दी है। न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, बुरी तरह से ट्रैफिक पर भी इस कोहरे का असर पड़ा है। हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ और अलवर में शीतलहर दर्ज की गई और कई जगहों पर तो पारा माइनस में चला गया है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीकर लिए चलते हैं आपको। संदीप हुड्डा जुड़ गए हमारे साथ सीकर से और सीकर जाने का एक खास मकसद ये भी है क्योंकि प्रदेश भर में अगर सबसे कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है, सर्दी का असर देखा जाता है तो शेखावटी अंचल में दिखाई देता है। और संदीप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस वक्त टेम्परेचर क्या कह रहा है, वहां का लोग किस तरह से इस हाड़ कंपाती सर्दी से बचने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप, देखिए सुमित, पिछले 2-3 दिन की बात करें तो पहले जो बादल थे और एक बार तो तापमान जो 10 डिग्री तक चला गया था, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार तापमान में गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। और तापमान जैसे कल सुबह 1.2 डिग्री था, आज का अभी तापमान जो है वो थोड़ी देर में आने वाला है। तो आज भी जिस हिसाब से ठंड है उसे माना जा रहा है कि 0 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास का जो तापमान है वो आज रह सकता है। दूसरी तरफ जो कोहरा है उसने लोगों को परेशान कर रखा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे दूर तक रात को 12 बजे से जो है वो कोहरा छाया हुआ था। अभी जो कोहरा है वो थोड़ा सा कम हुआ है। दिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो कुछ कम हुआ है, लेकिन कोहरा है वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। रात को 12 बजे के बाद लोगों को जो सड़क पर चलना है वो मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ जो आम जनजीवन है, जो वाहन चालक है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी इस कोहरे की वजह से उठानी पड़ रही है। और जो तापमान की अगर बात की जाए तो जिस तरह से गिरावट हो रही है उसके हिसाब से हमारा जो फतेहपुर मौसम केंद्र है वहां के जो विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि अब चूंकि दिसंबर में तापमान केवल 2 ही दिन माइनस में गया था, इस बार ज्यादा दिन तापमान माइनस में नहीं रहा, तो जनवरी में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से तापमान में गिरावट हुई है उससे देखते हुए माना जा सकता है कि आज या कल 1-2 दिन में जो तापमान है वो और नीचे जाएगा और पारा है वो जमाव बिंदु से रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो अगले जो मकर संक्रांति तक का, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद जो समय होता है उसमें ठंड का असर धीरे धीरे कम होना शुरू कर देता है। मकर संक्रांति तक ये माना जाता है कि ठंड प्रचंड रहेगी। तो अब जो ये अगले 12-13 दिन का जो समय है उसमें माना जा सकता है कि तापमान 3 या 4 दिन माइनस में रह सकता है। जी सुमित, ठीक है। सिरोही लिए चलते हैं, प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरोही से। प्रतीक कहाँ मौजूद है आप इस वक्त? आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या कह रहा है यहाँ का टेम्परेचर और ये लोग किस तरह से बचने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात,
कि क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से खासकर उन लोगों के लिए जिनके सर पर आशियां नहीं है? बिल्कुल सुमित, देखा जाए तो यहाँ पर सिरोही का टेम्परेचर जो है आज जो है 6 डिग्री के आसपास जो आ गया है। वहीं अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में जो गुरु शिखर का रात को 1:30 बजे का जो टेम्परेचर था -1 डिग्री जो दर्ज किया गया, लेकिन इसका खासा असर जो शीतलहर जो पड़ रही है, खासा असर जो है आम लोगों पर पड़ता है। हमारे साथ में कई लोग जुड़े, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि ये शीतलहर पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, क्या बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बचाव के लिए घर में रह रहे हैं, बाहर आ रहे तो कोई उड़ के आ रहे हैं, और जब भी बाहर निकलते हैं तो कोई क्या नाम है, लकड़ी का तालाब करके बैठते हैं। यानी साफ तौर से देखा जाए तो जिस प्रकार भीषण सर्दी जो पड़ रही है, इसको लोग बचने के लिए जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ में और लोग, और भी आप बताएं कि इस सर्दी से बचने के लिए अब क्या सहारा लेता है? सर्दी से बचने के लिए अपन को पूरा ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर सर्दी खांसी का भी प्रकोप नहीं होवे। अभी कोरोना का भी थोड़ा चल रहा है, तो विशेष तौर बच्चों पर और अपन को भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे स्वेटर वगैरह सब पहन के चलना चाहिए। यानी कि सुमित, साफ तौर से देखा जाए तो ये भीषण सर्दी जो पड़ रही है, ये बच्चों और बूढ़ों पर जो इसका खासा असर जो पड़ने को मिल रहा है, क्योंकि मौसमी बीमारियों ने लगातार जो बच्चों और बूढ़ों को जकड़ा हुआ है। लगातार ओपीडी जो है हॉस्पिटल में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सरकार, सिरोही का जो प्रशासन है, जो बेसहारा लोग जो बाहर जो घूमते हैं, वो रेन बसेरे में जो घूमते हैं, उनके लिए जो है बढ़िया सा जो रेन बसेरे में जो उपयुक्त कंबल की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी जो इस भीषण सर्दी में कोई खुले इस मौसम में प्रतीक अमूमन हर बार माउंट आबू से एक तस्वीर सामने आती है, जो काफी प्रचलित तस्वीर है। लोग भेजा करते हैं मीडिया वालों को तस्वीर, अपनी कार पर से बर्फ को हटाते हुए वो तस्वीर भेजते हैं, और काफी प्रचलित तस्वीर है। लेकिन क्या इस बार भी उस तरह का ही मौसम माउंट आबू में दिखाई दे रहा है, उसी तरह का सर्दी के तेवर दिखाई दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल सुमित, अगर माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू में जो पारा जो है जमाव बिंदु पर है, वहां पर आज सुबह देखा जाए तो मैदानी व गाड़ियों जो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती है, वहां पर ओस की बूंदे जमने के कारण जो है वहां पर गाड़ियों के ऊपर जो है बर्फ की परत जो है यानी कि देखी जाती है। साथ में पर्यटकों के बारे में भी जोड़ दीजिएगा। पर्यटक जो है जमकर इस मौसम का आनंद उठाते हैं, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सुमित, यानी कि पर्यटक जो है इस माउंट आबू की सर्दी की बात की जाए तो एक तरफ तो लोग जो घर में दुबक कर रहते हैं, लेकिन माउंट आबू में पर्यटक इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए दूर दराज से आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 31 को मनाने के लिए भी जो है भारी तादाद में माउंट आबू का रुख किया था। लेकिन लगातार जैसे जैसे माउंट आबू में सर्दी बढ़ रही है, उसी तरह जो पर्यटकों का रुझान भी जो है माउंट आबू की ओर जो है खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस भीषण सर्दी में जो है माउंट आबू की वादियां जो है गुल से गुलजार हो जाती है, और इन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए जो है पर्यटक जो है जमकर इस मौसम का आनंद लेने के लिए जो नक्की झील, ओरिया, गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट और जो कई जगह जो है देखे जाते हैं। और लगातार जो नक्की झील में जो है यानी कि एकदम जो जमाव बिंदु पर तापमान रहता है, वहां पर भी जो है पर्यटक नौका विहार करते हुए नजर आते हैं। पर्यटकों का साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए ही माउंट आबू आया जाता है, और इस बचाव के लिए भी और इसको सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए जो है गर्म गर्म व्यंजनों का जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और लगातार जो माउंट आबू में अगर बात की जाए तो हिल स्टेशन होने के कारण भी जो है लगातार यहाँ पर जो दिन में 3 बार जो टेम्परेचर अप और डाउन होता है, और उसका मौसम लगातार जो अरावली की वादियां जो है उनका लुत्फ उठाने के लिए जो है यहाँ पर अरावली की वादियों की गोद में जो है पर्यटक आ जा रहे हैं। सुमित जी, बिल्कुल, सर्दी के मौसम में देखिए हर तबके की बात आप कर लीजिए, लेकिन अगर खेती की, किसानों की बात ना की जाए तो थोड़ा अधूरापन महसूस होता है। और इस बात को करने के लिए, इस चर्चा को करने के लिए अशोक से बेहतर नहीं होगा कोई। अशोक लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं। अशोक, कितना असर इस टेम्परेचर का, गिरते हुए पारे का खेती पर, किसानों पर और वहां के आम रहवासियों पर? देखिए सुमित जी, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे सर्दी के तीखे तेवर की, तो निश्चित तौर पर पिछली बार के मुकाबले इस बार सर्दी के जो तेवर रहे हैं वो काफी हद तक फीके रहे हैं। हालांकि इस बार इतनी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दिनों जिस तरह से रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, वो किसानों के लिए, खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए काफी खुशगवार है। और मौसम ये जो फसलों की बढ़ावार के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है। आम लोगों की जनजीवन की बात करें तो देखिए, दिसंबर के आखिरी सप्ताह के दौरान जहां एकाएक रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, उसके बाद मौसम विभाग ने जैसा कि अंदेशा जताया था कि नई साल की शुरुआत के साथ ही
तापमान में एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट हो रही है। रात का तापमान अब दोबारा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिन में जिस तरह से तेज धूप खिल रही है वो टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो दिन के समय तो तेज धूप खिलने की वजह से श्रीगंगानगर वासियों को ठंड से खासी राहत मिल रही है, लेकिन रात के समय जरूर तेज ठंड और गलन का एहसास बना हुआ है। रही बात किसानी की, तो देखिए जितनी ठंड पड़ेगी, जितना कोहरा होगा, जितना टेम्परेचर डाउन होगा, वो फसलों के लिए, खास तौर से इस समय जो खेतों में गेहूं की फसल खड़ी हुई है उसकी बढ़वार के लिए ये मौसम काफी खुशगवार होता है। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी ये मौसम फिलहाल ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन नहीं है इस बार, और कोहरा भी पिछली 2-3 दिनों से कहीं नहीं देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर थोड़ा बहुत हल्का कोहरा देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आम जन लोगों के लिए जो रूटीन है वो नॉर्मल बना हुआ है। रात के समय जरूर थोड़ी ठंड है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में, अगले 3 से 4 दिनों के दौरान श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में कहीं न कहीं शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में ग्राउंड फ्रॉस्ट या पाला पड़ने की भी संभावना जताई गई है। अब देखना होगा कि इस संभावना का, इस अलर्ट का कितना असर श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में देखने को मिलता है। फिलहाल श्रीगंगानगर का मौसम साफ है। मैं अपने दर्शकों को यदि यहाँ का मौसम की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए पूरी तरह से ये श्रीगंगानगर का आसमान है। हालांकि हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोहरा बहुत मामूली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर हम थोड़ा कोहरा कह सकते हैं, बाकी मौसम पूरी तरह से साफ है। टेम्परेचर भी रात के समय जरूर थोड़ा सा गिर रहा है, अदरवाइज टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है। तो निश्चित तौर पर पिछले साल के मुकाबले इस बार सर्दी के तेवर कहीं न कहीं फीके हैं। जी, जब इस तरह का मौसम बदलता है, जब सर्दी के तीखे तेवर होते हैं, तो मौसमी बीमारियां भी इस मौसम साथ में लेकर आता है। चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या कुछ एहतियातन दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? किस तरह की तैयारियां विभाग द्वारा की गई हैं और वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, जैसे कि पिछले 1-1.5 महीने पहले जब सर्दियां शुरू हुई थी, उससे पहले डेंगू का सीजन सामने देखा गया, तो निश्चित तौर पर ओपीडी डेंगू के समय भी बढ़ी। फिर एकाएक सीजनल चेंज हुआ, तो सीजनल चेंज होने के साथ साथ अब चूंकि कोरोना के एक नए वेरिएंट की भी आहट दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर इस समय सीजनल डिजीज को लेकर जिला चिकित्सालय सहित सभी अस्पतालों में के अंदर ओपीडी का अच्छा खासा नंबर बढ़ गया है और डॉक्टर्स के ऊपर खासा वर्कलोड भी है। चूंकि पिछले कुछ दिनों से तेज ठंड पड़ रही थी, तो जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करी थी कि तेज ठंड के दौरान वे खुले कानों से या नंगे कानों से बाहर ना निकलें। यदि बाहर निकलते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके चलें, ताकि फ्रॉस्ट जैसी स्थितियों से बचा जा सके। ओपीडी बढ़ी है, निश्चित तौर पर ओपीडी बढ़ने के साथ साथ चिकित्सीय व्यवस्थाओं पर भी दबाव बढ़ा है, जिसके लिए चिकित्सा प्रशासन तैयार है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें उन लोगों की जिनके शेखावटी अंचल में तो तापमान माइनस में पहुंच जाता है, यहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ एहतियातन दिशा निर्देश दिए गए हैं चिकित्सा विभाग द्वारा? रैन बसेरे भी अमूमन स्थापित कर दिए जाते हैं सड़क किनारे, क्या इस तरह की भी तस्वीरें आ रही हैं? टेम्परेचर क्या कह रहा है ये भी बताइएगा संदीप। देखिए बिल्कुल सुमित, जो जिला मुख्यालय, हाँ बिल्कुल, देखिए जो टेम्परेचर अभी आज का जो टेम्परेचर है वो अभी 7:30 के आसपास आता है, तो अभी 7:30 बजने के बाद में आता है, तो अभी थोड़ी देर बाद टेम्परेचर आएगा। लेकिन जिस तरह से गिरावट हो रही है, तो आज जिस तरह से अभी ठंड हमें जो महसूस हो रही है, उससे देखते हुए माना जा सकता है कि पारा कहीं ना कहीं जमाव बिंदु के आसपास है, 1-2 डिग्री के आसपास हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। दूसरी तरफ रैन बसेरे की अगर आप बात कर रहे थे, तो रैन बसेरे जिला मुख्यालय पर रैन बसेरे शुरू किए गए। इसके साथ साथ जहां जहां नगर पालिकाएं हैं, वहां नगर पालिकाओं के सहयोग से भी रैन बसेरे हैं वो शुरू किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वहां हो रही है जहां पर नगर पालिकाएं या। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अशोक, प्रतीक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने अब दुग्ध उत्पादों के साथ साथ सरस अन्य उत्पादों की बिक्री पर नए सिरे से फोकस किया है। आरसीडीएफ के नवाचार में जहां राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 4 चौपाटियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश शुरू की जा रही है, वहीं इस नवाचार से आम आदमी को महंगे होटलों में जाने से भी छुटकारा मिल सकता है। नए साल पर किए जा रहे नवाचार का जायजा लिया जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। डेयरी फेडरेशन राजस्थान में बिल्कुल एक नया कंसेप्ट लेकर के आ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं आरसीडीएफ के सरस पार्लर पर। सरस पार्लर वैसे तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब इसको मॉडिफाइड किया जा रहा है। मॉडिफाइड उस तरीके से किया जा रहा है कि जो
हाउसिंग बोर्ड की जो चौपाटी बनी है या दूसरे जो फूड रेस्टोरेंट हैं उनको चुनौती पेश की जा सके। और ये राजस्थान में अपने आप में एक नया कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में जो आम आदमी को जोड़ने के लिए डेयरी फेडरेशन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको हम दिखाते हैं। ये डेयरी फेडरेशन ने एक नया एक वीआईपी लॉन्च बनाया है। इसमें यहाँ पर बैठ कर के आप डेयरी के सभी उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोई मीटिंग हो वो भी यहाँ पर आयोजित कर सकते हैं। ये रिजर्व एरिया रहेगा, यहाँ बैठ कर के बातचीत करना, कामकाज करना, खान पीन सब कुछ जो है सुरक्षित रहेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे पूरा जो सरस पार्लर है वो चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक की जो पुरानी कुर्सियाँ थी, टेबल थी, उनको हटा दिया गया है और नई चमचमाती हुई ग्रेनाइट पूरे सरस पार्लर में लगाई जा रही है। जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए सामने एक फाउंटेन पेन बनाया गया है। इसमें इस फाउंटेन पेन में ऐसी लाइटें लगाई गई हैं जो पानी के फव्वारे के साथ साथ एक नया अनुभव यहाँ लोगों को देंगी, एक नई ऊर्जा यहाँ के लोगों को देंगी। इसमें करीब 250 से 300 लोगों की बैठने की क्षमता है। यहाँ लोग 2, 3, 4, 5 से लेकर के 250 से 300 तक एक साथ भी आ सकते हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी जो है उस छोर पर बनाया जा रहा है। इसको सेल्फी पॉइंट के साथ साथ स्टेज के रूप में भी काम में लिया जा सकेगा, ताकि जो लोग आने वाले हैं उन लोगों को अगर यहाँ कोई पार्टी करनी है या कोई बड़ा कार्यक्रम करना है तो भी यहाँ आयोजित किया जा सकता है। नई पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। पार्किंग के लिए जो वाहन यहाँ सरस पार्लर में आएंगे उनको रोड पर वाहन खड़ा नहीं करना पड़े, पार्किंग की कोई दुविधा ना हो, इसलिए बाकायदा नई पार्किंग का कंसेप्ट भी इस नए मॉडल में दिया गया है। ये मॉडल अपने आप में अनूठा है, राजस्थान में पहली बार है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सरस पार्लर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको खान पान जो सरस डेयरी के उत्पाद हैं उनके अलावा अब साउथ इंडियन डिजीज़ हैं या जो आपके मनचाहे जो व्यंजन हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल सकेंगे। आरसीडीएफ ने ये पहल शुरू की है और जल्द ही इस पहल को आम आदमी तक पहुँचाया जाएगा। हम दिखा सकते हैं कि पूरे परिसर में जो मॉडर्न और हाईटेक लाइटें लगाई जा रही हैं जो पार्टी के साथ साथ युवाओं को आकर्षित करती हो। तमाम तरह की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस पार्लर के अंदर वो लोगों को अब यहाँ पर मिल सकेंगी। इस को अब तेज़ी से जो है इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्द ही ये अब आरसीडीएफ का नवाचार आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें नए साल में लोग नए अंदाज में सरस पार्लर का मजा ले सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।